हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एएस 108 एंड द नेम ऑफ इंड एएस 108 इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। क्लियर? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जितना भी करवाया था वो एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। फ्रेंड्स, इंड एएस 108 है, उसके रिलेटेड हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 था। इंड एएस 108 का नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट, साथ में एएस 17 का जो नाम था वो था सेगमेंट रिपोर्टिंग। एएस 17 जो था ना वो आपका एक थंब बेस्ड रूल पर चल रहा था, पर इंड एएस 108 टोटली मैनेजमेंट अप्रोच पर चल रहा है। मैनेजमेंट जिस चीज को लेके जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है वो वही चीज को आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करके देना है, डिस्क्लोज करके देना है। हम यहाँ पे कंबाइन करने वाले नहीं है, हम यहाँ पे क्या करने वाले तो कि सेगमेंट कुछ एक प्रॉफिट की फिगर को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला है। सिंपल मैं बोल दूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट, वन इज अ बिजनेस सेगमेंट एंड सेकंड इज द जियोग्राफिकल सेगमेंट। अगर आप आपके बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस अगर बाइफरकेट कर रहे हो तो वो आपके लिए बिजनेस सेगमेंट होगा। पर अगर आप आपके बिजनेस को ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन अगर बाइफरकेट कर रहे हो तो आपके लिए कौन सा सेगमेंट हो सकता है, जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। अगर आप स्कोप डिसाइड कर ले, अगर आपकी कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है एज पर इंड एएस 110 तो उसको सीएफएस में इंड एएस 108 का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, पर सीएफएस में नहीं देगा तो सॉरी एसएफएस में नहीं देगा तो चलेगा। अच्छा, चलेगा मतलब इट्स एन ऑप्शनल, इट्स अ वॉल्यूंटरी। अगर आपको डिस्क्लोज करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। पर अगर आपकी कंपनी को सीएफएस प्रेजेंट ही नहीं करना है, अगर सीएफएस प्रेजेंट नहीं करना है तो क्या होगा आपके लिए, तो आपको सीएफएस में नॉट एप्लीकेबल, पर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट इज अ मैंडेटरी। कोई भी वॉल्यूंटरी इंफॉर्मेशन अगर आप दे रहे हो तो उसके ऊपर का टाइटल आप सेगमेंट इंफॉर्मेशन तभी लिख सकते हो अगर आपने इंड एएस 108 की हर एक रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल किया है। हमने पूरे इंड एएस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई द सीओडीएम, आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सेगमेंट, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड द लास्ट स्टेप इज डिस्क्लोजर। ये 4 स्टेप में थे फ्रेंड्स। हमने 3 स्टेप तो ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में खत्म कर दिया था। फर्स्ट स्टेप था दैट इज नथिंग बट आइडेंटिफाई सीओडीएम। सीओडीएम इज नथिंग बट चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। इट मे बी अ सिंगल पर्सन और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके पास फाइनली डिसीजन मेकिंग का पावर है। वो कौन सा डिसीजन, तो ऑपरेटिंग डिसीजन की मैं बात कर रहा हूं। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक टाइटल, इट इज जस्ट अ फंक्शन। क्लियर? पर मोस्टली अगर मुझे पूछो तो कंपनीज में अगर अपने सीईओ या सीओओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर अगर अपॉइंट किया है तो आपके लिए क्या हो सकता है, आपके लिए वो एक सीओडीएम यहाँ पे हो सकता है जो क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग डिसीजन ले रहा है एंड आपके वहां पे रिसोर्सेज को क्या कर रहा है, अलोकेट कर रहा है। सिंपल, मैंने आपको 4 एग्जांपल दिए थे। अगर नवकार में हितेश सर सब कुछ डिसीजन ले रहे हैं तो हितेश सर इज द सीओडीएम। नवकार में हितेश सर जो डिसीजन, अरे नवकार में पूरे डिसीजन अगर डायरेक्टर्स की टीम ले रहे हैं तो डायरेक्टर की टीम इज अ सीओडीएम। अच्छा, डायरेक्टर्स की टीम जो भी डिसीजन ले वो हितेश सर ओवर रूल कर सकते हैं, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ हितेश सर इज द सीओडीएम। एंड अगर डायरेक्टर्स की जो भी टीम जो डिसीजन लेती है उसको जस्ट हितेश सर रिव्यू कर रहा है एंड उसके बाद क्या करेगा, सजेशन देंगे, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हमारे लिए सीओडीएम कौन होने वाला है, तो हमारे लिए सीओडीएम कौन हो जाएगा, आपके लिए हितेश सर हो जाएगा। क्लियर? सिंपल मैं बोल दूं। उसके बाद हमने डिसाइड किया था ऑपरेटिंग सेगमेंट। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए 3 कंडीशन थी। आपके सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल होना चाहिए। रेवेन्यू नहीं, जस्ट एक्सपेंस होगा ना तो भी चलेगा। और इसीलिए हमने कुछ बोला था कि R&D सेंटर को भी बहुत लोग क्या मानते हैं, एक अलग से सेगमेंट मानते हैं। क्लियर? सेकंड कंडीशन मैंने बोला था कि आपका सीओडीएम उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है एंड थर्ड कंडीशन था उसका सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए। तीन कंडीशन के बीच में एंड था। अगर तीन के आंसर अगर यस मिल रहे हैं तो वो चीज आपके लिए क्या हो सकता है, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है। वो जितने भी सेगमेंट बोले उसमें से सम ऑफ द सेगमेंट उसको क्या कर सकते हो, अग्रीगेट कर सकते हो अगर उसका इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सेम है। अग्रीगेट कब हो सकता है, तो मैंने उसके लिए 5 फैक्टर्स बोले थे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटी। जितने भी सेगमेंट आपने आइडेंटिफाई किया है सबको डिस्क्लोज नहीं करना है एंड उसके लिए मैंने आपको रिपोर्टेबल सेगमेंट की कंडीशन सिखाई थी एंड वो कंडीशन क्या था, तो याद करो फर्स्ट कंडीशन को जैसा था, आपका सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका सेगमेंट का रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म 10% है उनसे ज्यादा होना चाहिए। पर किसका 10%, तो जितने भी सेगमेंट में प्रॉफिट है वो सबका टोटल, जितने भी सेगमेंट में लॉस है वो सबका टोटल, वो दोनों टोटल को कंपेयर करो तो जो विच एवर इज हायर है उसका 10% होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, मेरा सेगमेंट का असेट टोटल असेट का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए।
मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी के भी सेगमेंट को आप डिस्क्लोज कर सकते हो। एंड द लास्ट कंडीशन, इंश्योर दैट एट लीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। अगर वैसा नहीं होता है, मैनेजमेंट किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। और उसके बाद मैंने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बोला था, कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में है, करंट ईयर में नहीं है, तो भी डिस्क्लोज तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? एंड अब डिस्कस करें, दैट इज नथिंग बट फाइनल स्टेप। क्या डिस्कस करेंगे? डिस्क्लोजर। एंड डिस्क्लोजर के लिए मैं स्पेसिफिकली बोल दूं, जितना काम का है वो डिस्क्लोजर हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो फ्रेंड्स आपको क्या है, रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। एंड कौन सा रिकंसिलेशन? तो सिंपल समझो, आपके वहां पे मान लो इतने सेगमेंट थे, ए बी सी डी एंड ई, एंड उसमें से रिपोर्टेबल सेगमेंट है ना जस्ट ए एंड बी थे, तो आपको सी डी ई को क्या मान लेना पड़ेगा? अदर मान लेना पड़ेगा। तो आप एक सेगमेंट इंफॉर्मेशन का टेबल बनाओगे, माई सेगमेंट ए, माई सेगमेंट बी, यहां पे लिख दोगे अदर। अदर इज नॉट एक्चुअली, इट इज अ टोटल ऑफ सी डी एंड फाइनली में टोटल ऑफ द एंटिटी एज अ होल। एंड आपको रिकंसिलेशन देना है। किसका रिकंसिलेशन देना है? सेगमेंट रेवेन्यू को आपको टोटल रेवेन्यू के साथ रिकंसिलेशन देना है। सेगमेंट एक्सपेंस को टोटल एक्सपेंस के साथ आपको रिकंसिलेशन देना है। सेगमेंट रिजल्ट को टोटल रिजल्ट के साथ आपको रिकंसिलेशन देना है। सेगमेंट असेट को टोटल असेट के साथ, एंड द सेगमेंट लायबिलिटी को टोटल लायबिलिटी के साथ। इसमें कुछ नहीं है, ए का रेवेन्यू ए में लिखने का, बी का रेवेन्यू बी में लिखने का, सी डी एंड ई का रेवेन्यू अदर में लिख दोगे तो ऑब्वियसली आपका टोटल एंटिटी एज अ होल आपका रेवेन्यू मैच हो जाएगा। मतलब एक आपको एक रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। सेकंड चीज, एक और रिक्वायरमेंट ऐसी भी है, अगर आपने करंट ईयर में 10% या उनसे ज्यादा सेल अगर आपने कोई एक ही एंटिटी को किया था, तो उसका फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, वो जस्ट एक फैक्ट आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के देना है कि करंट ईयर में हमारा टोटल सेल्स में से 10% या उनसे ज्यादा सेल हमने एक ही जन को किया। सिंपल सुन लेना, उसकी कोई स्पेसिफिकली आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि ये सेल हमने XYZ लिमिटेड को किया था। जस्ट ये देख दोगे कि हमने टोटल सेल्स का 10% या उनसे ज्यादा सेल को एक ही पार्टी को किया। तो आपके स्टेक होल्डर को पता चले आज जो मैं अर्न कर रहा हूं ना, उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये पर्टिकुलर कस्टमर का है। कल उठ के अगर कोई एक आधी बड़ा कस्टमर अगर हमारे पास से चला गया तो हमारा टर्नओवर यहां पे मेंटेन होने वाला नहीं है। मतलब पहले मैंने एक रिकंसिलेशन की बात की है, दूसरा मैंने ये बात किया। तीसरी बात, अच्छा सुन लो, मैं कुछ अलग बोल रहा हूं। ये आपका CODM है, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट मे बी पॉसिबल फॉर डिसीजन मेकिंग CODM कुछ अलग मेथड फॉलो कर रहा है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप कुछ अलग मेथड फॉलो कर रहे हो। सर एक एग्जांपल दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं ना, वो FIFO मेथड के हिसाब से करते हैं। पर हम कोई भी सेगमेंट का रिजल्ट जब आपका CODM वेरीफाई करें ना, जस्ट फॉर द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो हम वहां पे FIFO मेथड नहीं करते हैं, हम वहां पे वेटेड एवरेज करते हैं। पहले तो 1 मिनट ऐसा कर सकते हैं। नॉर्मली हम पब्लिक को जो देंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने वाला है। दिस इज जस्ट फॉर द इंटरनल पर्पस, ये कभी बाहर कुछ देने की जरूरत नहीं है। एंड अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में एक रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। कौन सा रिकंसिलेशन? कि स्टॉक एज पर FIFO जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया है, एंड एक्चुअली जो मेरा डिसीजन मेकिंग हमने लिए जो वेटेड एवरेज किया था, उसका आपको एक रिकंसिलेशन वहां पे दिखना पड़ेगा। एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन में जब आप प्रॉफिट का कैलकुलेशन करो तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से नहीं करना है, आपका CODM जिस मेथड यूज कर रहा था उस मेथड के हिसाब से करना है। मैं कुछ अलग बोल रहा हूं पर सही बोल रहा हूं, आपको यही फॉलो करना है। क्लियर? रिपीट कर रहा हूं, जब CODM डिसीजन मेकिंग के लिए कुछ अलग मेथड फॉलो कर रहा है, बट आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अलग दे रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। सिंपल मैं डिस्क्लोजर की बात कर दूं, एक तो पहले आपको रिकंसिलेशन देना है। सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू के साथ, सेगमेंट रिजल्ट का टोटल रिजल्ट के साथ, सेगमेंट एक्सपेंस का टोटल एक्सपेंस के साथ, सेगमेंट असेट का टोटल असेट के साथ, सेगमेंट लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी के साथ। करंट ईयर में आपने आपका टोटल सेल्स का 10% या उनसे ज्यादा सेल अगर आपने एक ही कस्टमर को किया है तो वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना है, उसका आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है। एंड CODM एंड अगर ये कुछ अलग अलग मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। परफेक्ट। नेक्स्ट चीज, आपका CODM चेंज हो जाए। लाइक मैं समझो, अभी तक मान लो नौकर में डायरेक्टर्स की टीम जो था ना, वो हमारे लिए CODM था। कल से इतने से डिसाइड कर ले कि ना मैं जो डिसीजन लूं वो फुल एंड फाइनल, तो कहना से मेरा यहां पे CODM चेंज हो गया। अच्छा, CODM चेंज हो जाए तो कहना से 100% चांसेस है
कि आपका पहले वाला सीओडीएम जो सेगमेंट कंसीडर कर रहा था, अब जो नया सीओडीएम है वो कुछ अलग करे। तो हुआ क्या, फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड फाइनेंशियल ईयर 1819 हम कंपैरिजन में देंगे। इट मे बी पॉसिबल 1819 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एबीसी को सेगमेंट माना था, पर 1920 में आके हम एक्स एंड वाई को सेगमेंट मान रहे हैं, तो कहना से कंपैरिजन तो कुछ पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 1920 में एक्स एंड वाई है जब 1819 में एबीसी था। इंडियस बोल रहा है 1920 के साथ जब 1819 हम कंपैरिजन में दो, तभी भी आपको एक्स एंड वाई की इंफॉर्मेशन को वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। द प्रॉब्लम इज दैट इट मे बी पॉसिबल फ्रॉम द करंट ईयर हमारे पास एक्स एंड वाई का सेपरेट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, पर इन द लास्ट ईयर हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना भी हो, तो कहने से हम ये रिस्टेट नहीं कर पाते। इंडियस ने बोला नॉर्मली तो आपको रिस्टेट करना पड़े, पर अगर उसका कॉस्ट एंड अगर टाइम ज्यादा है तो रिस्टेट नहीं करोगे तो चलेगा। ये हमारा इंडिया है, रिस्टेट नहीं करके कोई, पर अगर आप रिस्टेट नहीं कर रहे हो तो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में वो फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने ये इंफॉर्मेशन चेंज किया है, मतलब जो हमारा सेगमेंट चेंज हुआ है उसकी वजह से हमने प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रिस्टेट नहीं किया है। इतने पॉइंट फिर से याद करो। पहले एक तो आप रिकंसिलेशन दोगे, सेगमेंट रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट मतलब रिजल्ट असेट एंड लायबिलिटी का टोटल के साथ। करंट ईयर में 10% है, उनसे ज्यादा सेल अगर आपने एक ही कस्टमर को किया है तो वो फैक्ट आपको नोट्स लिखना है, उसका आइडेंटिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर सीओडीएम में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने अलग अलग फॉलो किया तो वो फैक्ट भी आप वहां पे डिस्क्लोज करोगे, पर यस ये समझ लेना उसका रिकंसिलेशन भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। एंड अगर हमारा सीओडीएम चेंज हो रहा है, सीओडीएम चेंज होगा तब तो होगा, एंड दूसरा कब होगा पता है, एएस 17 में से जब आपको इंडेस एप्लीकेबल होगे तभी भी आपका कहने से सेगमेंट में ऐसा कोई चेंज होने वाला है, तो आपको प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रीस्टेट करना ही पड़ेगा। एंड यस अगर उसमें कॉस्ट एंड टाइम ज्यादा है तो डिस्क्लोज नहीं करोगे तो चलेगा। अब सुनो, इंडेस 108 में नहीं लिखा है, पर मैं आपको फॉर एकेडमिक पर्पस एक लिस्ट बना के दे रहा हूं। रिपीट करो, ये चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में लिखा था पर इंडेस 108 में नहीं लिखा है, पर तो भी यहां पे भी वो एप्लीकेबल तो होगा ही होगा। सेगमेंट रेवेन्यू में सब कुछ चीज लेने का जस्ट अब दो चीज नहीं लोगे। कौन सी दो चीज समझा दूं? एक गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। ये कभी कंसीडर नहीं करने का। एंड लॉजिक ये भी है, अब जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो कोई सेगमेंट वाइज नहीं करते हो, आप कंपनी एज अ होल कर रहे हो। एंड अगर कंपनी एज अ होल कर रहे हो तो सिंपल आपको इतनी चीज को कंसीडर नहीं करोगे। सेगमेंट रेवेन्यू के बाद मैं आपको सिखा दूं सेगमेंट एक्सपेंस। सर एक्सपेंस क्यों सिखा रहे हो? बिकॉज हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। अगर हमने गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लिया तो एक्सपेंस में आपको लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेने का। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम नहीं लिया तो कहने से फ्रेंड्स आप इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कंसीडर नहीं करोगे। तीसरा, आपका कोई भी हेड ऑफिस का एक्सपेंस है वो भी कंसीडर नहीं करने का। एंड द फोर्थ, आपको इनकम टैक्स एक्सपेंस भी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। सर कंसीडर नहीं करने का मतलब पता नहीं चला, समझाओ। अब जब रिकंसिलेशन बनाओगे ना, जो आज के लेक्चर में मैंने सबसे पहले लिखा था, उसमें अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऐसा कुछ भी दिखे, ना तो ए सेगमेंट में लिखोगे, ना तो बी में लिखोगे, ना तो अदर में लिखने का, डायरेक्टली वो कहां पे लिखने का, टोटल में, बिकॉज वो कोई पर्टिकुलर सेगमेंट का होता ही नहीं है। आप जो इनकम टैक्स भरते हो वो कभी भी सेगमेंट वाइज भरते हो कि कंपनी एज अ होल, कंपनी एज अ होल, तो उसको कोई पर्टिकुलर सेगमेंट में एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। एंड एक और चीज सिखा दूं जो मुझे लग रहा है प्रॉपर, सेगमेंट असेट में तीन चीज नहीं लोगे। लॉजिक है, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं लिया था, तो सिंपल असेट में कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कंसिडर नहीं करोगे। क्लियर? अच्छा, सेकंड चीज मैं बोल दूं, हेड ऑफिस का एक्सपेंस मैंने नहीं लिया तो हेड ऑफिस का असेट भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। एंड तीसरा मैं बोल दूं, इनकम टैक्स का एक्सपेंस मैंने नहीं लिया तो इनकम टैक्स का असेट भी लेने की जरूरत नहीं है। सर इनकम टैक्स का असेट मतलब एडवांस टैक्स है, टीडीएस रिसीवेबल है, डेफर्ड टैक्स असेट है, वो सब कुछ आप कंसीडर नहीं करोगे। इतनी चीज आप पहले से मेरे पास ध्यान में रखोगे। रिपीट कर देता हूं मैंने आज क्या सीखा है। सबसे पहले एक तो आपको रिकंसिलेशन देना है। रिकंसिलेशन के बाद मैंने दूसरा आपको यह समझाया था, करंट ईयर में अगर आपका टोटल सेल्स का 10% है, उनसे ज्यादा सेल अगर कोई एक ही पार्टी को किया है तो वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना है, उसका आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन अगर करंट ईयर में चेंज हो रहा है तो प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन को रिस्टेट कर ही लेने का, पर अगर टाइम एंड कॉस्ट तो ज्यादा है तो रिस्टेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्लियर? एनी रेवेन्यू एक्सपेंस एंड असेट वाला एक्चुअली इस इंडेस 108 में
स्पेसिफिकली मैं बोल दूं, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतनी चीज को ध्यान में रखेंगे। डन। चलो मैं टाइटल, बहुत कुछ लिखना है, हिम्मत रखना। सबसे पहले टाइटल लगा दो सेगमेंट रेवेन्यू, वो 3 चीज पहले लिखा दो जो ऑफिशियल नहीं है, वहां पे लिखना फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, एंड वहां पे लिखना फर्स्ट गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेकंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। अच्छा फ्रेंड्स, ये ध्यान में रखोगे आप, ये गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एंड सेगमेंट असेट में इन्वेस्टमेंट है। ये सब कुछ चीज आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपका बिजनेस का नेचर कौन सा है, फाइनेंस है। हाँ, तो ये ध्यान में रखना। क्लियर। नेक्स्ट लिखवा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट सेगमेंट एक्सपेंस। एंड वहां पे भी लिख दो फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, लिखना फर्स्ट लिखना इंटरेस्ट एक्सपेंस, सेकंड लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, थर्ड लिखना अलोकेटेड हेड ऑफिस एक्सपेंस, एंड द फोर्थ लिखना दैट इज नथिंग बट टैक्स एक्सपेंस। क्लियर। वो लॉजिकल याद रखोगे, रेवेन्यू में 2 नहीं लिया तो उसके रिलेटेड 2 एक्सपेंस भी हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। परफेक्ट। तीसरा लिख दो सेगमेंट असेट, एंड सेगमेंट असेट में लिखना फॉलोइंग आर एक्सक्लूडेड, लिखना वहां पे इन्वेस्टमेंट्स, हेड ऑफिस असेट, एंड तीसरा दैट इज नथिंग बट टैक्स असेट। परफेक्ट। आइए, जस्ट मैंने एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिखा है, अभी भी मैं बोल रहा हूं उसका डेटा कुछ भी आपको अगर इंडेक्स प्रॉपर पढ़ोगे तो वहां पे आपको मिलने वाला नहीं है। डन। चलो अब मैं आपको टाइटल लगा दो, दैट इज नथिंग बट डिस्क्लोजर। इसमें बहुत कुछ लिखना है। चलो डिस्क्लोजर में सबसे पहले लिखेंगे जनरल इंफॉर्मेशन, जितना समरी हो सकता है वो मैं करवा रहा हूं। वहां पे लिखना फैक्टर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द सेगमेंट। अपने जितने भी फैक्टर्स यूज किए वो यहां पे लिखना है। सेकंड, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। क्लियर। वो भी आपको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखना
दैट इज नथिंग बट मेजर्स ऑफ segment profit or loss, assets and liabilities. नेक्स्ट मेजरमेंट बेसिस, मतलब जो मैंने बोला था कि अगर आपने इन्वेंट्री को, अगर आप वैल्यूएशन के लिए फीफो फॉलो कर रहे हो पर एक्चुअली अकाउंटिंग में वेटेड एवरेज किया है, तो आपको ये देना पड़ेगा, मेजरमेंट बेसिस आपको देना पड़ेगा. नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, रिकंसिलिएशन ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन टू corresponding एंटिटी अमाउंट, मतलब वो रिकंसिलेशन देना पड़ेगा. अब कौन सा रिकंसिलेशन देना है वो मैं समझा रहा हूं. तो वहां पे फर्स्ट लिखना, एक तो आपको रिकंसिलेशन देना पड़ेगा सेगमेंट रेवेन्यू का, उसके बाद देना पड़ेगा सेगमेंट रिजल्ट का. रिजल्ट मतलब कुछ नहीं, इट मे बी अ प्रॉफिट और इट मे बी अ लॉस. तीसरा देना पड़ेगा सेगमेंट असेट्स का. फोर्थ देना पड़ेगा सेगमेंट लाइबिलिटीज का. एंड फिफ्थ देना पड़ेगा मटेरियल, कोई इंफॉर्मेशन है हर एक सेगमेंट में. अच्छा, दिस फिफ्थ वाला स्पेसिफिकली लिख देना, इफ एनी, अगर है तो ही डिस्क्लोज करने की जरूरत है, बाकी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फॉलोइंग आइटम्स shall be reported if these are provided to CODM. अगर आपने CODM को डिसीजन मेकिंग के लिए अगर इसमें से कोई भी आइटम दिया है तो उसका आपको देना पड़ेगा. दैट इज समथिंग, यहां पे लिखना रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर. एग्जाम में ऐसा पूछने वाला नहीं है, पर ये जो नोट बना रहे हैं इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं. इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एंड amortization, entities interest, in associates, and the joint ventures. क्लियर, एक्सेट्रा लिख दो, बस इतना याद रखोगे तो भी ठीक है. Next, basis of accounting for any इंटर सेगमेंट ट्रांजेक्शन. लाइक समझो, अगर डिपार्टमेंट ए का जो भी प्रोडक्ट है ना, वो हम डिपार्टमेंट बी को भी बेच रहे हैं, तो आपने कौन से अमाउंट पर बेचा है, एट कॉस्ट, बिलो कॉस्ट, अबव कॉस्ट, जो भी है वो आपको लिखना पड़ेगा. क्लियर.
अब टाइटल लगाना जियोग्राफिकल एरियाज। तो वहां पे लिखना रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स। अच्छा, कहां कहां से, तो वो सुन लेना, फ्रॉम एंटिटीज कंट्री ऑफ डोमिसल। मतलब फ्रेंड्स, अगर मैं इंडिया में हूं तो मुझे इंडिया में से कितने का रेवेन्यू हुआ वो देखना है, फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। क्लियर? बस बेसिक फॉर एकेडमिक पर्पस अगर इतने याद रखोगे तो चलेगा। एंड मुझे वो 2 पॉइंट आपको लिखवा देना है कि अगर आपका इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है या कोई आपका मेजर कस्टमर है तो उसके साथ आपको जो डिस्क्लोजर करना है वो लिखवा दो। तो लिखो फ्रेंड्स, वहां पे टाइटल लगा देना मेजर कस्टमर, ऐसे टाइटल लगा दो। एंड वहां पे लिखना इफ रेवेन्यू फ्रॉम transactions with a single external customer amount to 10% or more of an entity's revenues, the entity shall disclose the fact, the total amount of revenues from each such customer and the identity of the segment रिपोर्टिंग रेवेन्यू। क्लियर? वो कौन सी सेगमेंट का मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसका डिस्क्लोजर देना है, पर कस्टमर की आइडेंटिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड द लास्ट टॉपिक लिख दो और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन। रीस्टेटमेंट ऑफ प्रीवियसली रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन, वहां पे लिखना वेर चेंजेस इन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन structure of the entity results in a change in the composition of reportable segment corresponding information must be restated
unless the information is not available and cost to develop would be एक्सेसिव। प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रिस्टेट तो करना पड़ेगा, पर अगर अवेलेबल नहीं है ना, अगर उसको डेवलप करने का खर्चा ज्यादा होने वाला है तो उसको रिस्टेट नहीं करोगे तो चलेगा। क्लियर? फाइनली हमारा वो थियोरेटिकल पार्ट यहां पे खत्म हो रहा है, यानी अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपके पास नौकर का इंडेस 108 का मटेरियल होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम नौकर मटेरियल, सिंपल क्वेश्चन है, इंडेस 108 के, जल्दी से खत्म हो जाएगा। एक्स लिमिटेड has identified 4 operating segments of which revenue data is given below. सेगमेंट ABCD टोटल सेल, एक्सटर्नल सेल्स आपको दे दिया है, इंटरनल सेल दे दिया है ना, टोटल सेल दे दिया है। क्लियर? एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर चेक करें, सेगमेंट C is a business unit and management expect this segment to make a significant contribution to external revenue in the coming years. Which of the segment would be reportable under the criteria identified इन इंडेस 108? फ्रेंड्स, मैं जितना बोलूं उतना चेक करना। हमारे कहने से रिपोर्टेबल सेगमेंट की 5 कंडीशन थी, उसमें से पहले 3 कंडीशन मेन था। पहले 3 कंडीशन में किस किस का 10% करते थे? रेवेन्यू, रिजल्ट एंड असेट। उसमें से कहने से हमारे पास यहाँ पे जस्ट डेटा किसका अवेलेबल है? रेवेन्यू का। चेक करो व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू। कहने से माय टोटल रेवेन्यू इज नथिंग बट 1 करोड़। ये रहा, चेक करो ये मेरा टोटल रेवेन्यू कितने का है, तो क्या 1 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू है। एंड अगर कहने से फ्रेंड्स अगर वो 1 करोड़ रुपीस का टोटल रेवेन्यू है तो साथ में ये भी चेक कर लो कि 1 करोड़ का 10% फ्रेंड्स कितना होगा, तो क्या 10 लाख रुपए होगा। 10 लाख रुपए होगा। जितने भी सेगमेंट का रेवेन्यू 10 लाख से ऊपर है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चलो याद करो, सेगमेंट 30 लाख था तो कहना से सेगमेंट ए को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेक करो, सेगमेंट बी 650 था तो 650 मतलब 10 लाख से कम हुआ तो उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। सेगमेंट सी 9,50,000 है तो हाँ, सेगमेंट सी भी डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। पर सेगमेंट डी कितना है, तो कि 54 लाख है तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सेगमेंट कौन कौन से हो गए, तो मेरे लिए सेगमेंट एक तो ए होगा और एक तो कौन सा होगा, तो कि डी होगा। अभी ये 2 चीज मुझे लग रहा है, पर साथ में मुझे ये भी चेक करना है कि मेरी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% रिपोर्ट हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम चेक करें कहने से अगर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 50 लाख, कैलसी ओपन करो, 50 लाख का अगर हम करें दैट इज नथिंग बट 75%। जस्ट अ मिनट, हाँ कैलसी लो, 50 लाख का अगर हम 75% करें तो कहने से फ्रेंड्स आपका जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है? 37,50,000 आपका आंसर आएगा। एंड अगर वो 37,50,000 आएगा तो सिंपल आपका ए एंड डी का टोटल 3750 होना चाहिए। अगर आप चेक करो तो आपका ए का जो टोटल है ना वो कितना दिया है? आपको 30 लाख दिया है। एंड आपको जो डी का टोटल है वो भी कितना दिया है? तो क्या 5 लाख दिया है। 30 + 5 अगर मैं चेक करूं तो कहने से फ्रेंड्स वो मेरे लिए 35 हुआ। एंड अगर 35 हुआ मतलब उन्होंने मेरी कंडीशंस को फुलफिल किया नहीं है। एंड अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ तो कहने से मैनेजमेंट किसी को भी ऐड कर सकता है। क्वेश्चन में लिखा है सेगमेंट सी इज अ न्यू बिजनेस यूनिट एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट दिस सेगमेंट विल मेक कंट्रीब्यूशन इन द फ्यूचर ईयर। तो सिंपल मैं यहां पे बोल दूं सी को मैं ऐड कर दूंगा। एंड अगर मैं सी को ऐड कर दूं तो मेरे लिए यहां पे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? ए, सी एंड डी, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? तो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन में आपको वही पूछा था कि व्हाट इज द रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो फ्रेंड्स आपके लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा ए, सी एंड डी। क्लियर? आंसर में पढ़ रहा हूं, थ्रेशोल्ड अमाउंट इज ₹10 लाख। आंसर बहुत ये लोग बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। 10 लाख कैसे आया? तो ₹1 करोड़ इंटू 10%। Segment A exceeds the quantitative threshold, that is ₹30 lakh is greater than 10 lakh and hence reportable segment. Segment D exceeds the quantitative threshold, that is ₹54 lakh is greater than 10 lakh and hence a reportable segment. Segment B and C do not meet the quantitative threshold amount and may not be classified as a reportable segment. Initially हमको भी ऐसा ही लग रहा था कि A and D। आगे चेक करें, however the total external revenue generated by these 2 segments A and D रिप्रेजेंट ओनली 70%। याद करो 70% कैसे हुआ? ए का 30 लाख था, बी का 5 लाख था, टोटल 35 हुआ। 50 लाख के सामने 35 लाख कंपेयर करो तो वो कितना जस्ट रिपोर्ट हो रहा है? 70% रिपोर्ट हो रहा है ऑफ द एंटिटीज टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। इफ द टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सेगमेंट
constitutes less than 75% of the entity total external revenue, additional operating segment should be identified as a reportable segment until at least 75% of the revenue is included in the reportable segment. In case of X Limited, it is given that segment C is a new business unit and management expect this segment is to make a significant contribution to external revenue in the coming years. In accordance with the requirement of Ind AS 108, X Limited designate its startup segment C as a reportable segment, making the total external revenue attributable to reportable segment is 87% clear of the total entities revenue. मतलब सिंपल आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, A, C एंड D. फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2. एक काम करें, क्वेश्चन 2 आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी क्वेश्चन 2 बाद में रखते हैं, पहले हम चेक कर ले दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 3. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, याद रखना क्वेश्चन 2 इज पेंडिंग. ABC Limited manufacture and sells healthcare product and the food and grocery product. These product namely A, B and C are manufactured. Product A is classified as a healthcare product and the product B and C are classified as a food and grocery product. Product B and C are similar product, मतलब उसको आप aggregate कर सकते हो. Discrete financial information is available for each manufacturing location and for selling activity of each product. There are 2 line managers responsible for manufacturing of the products A, B and C. Manager X manages product A and manager B manages product B and C. Operating results of the healthcare product A and B and the food and grocery product B and C are regularly reviewed by CODM. आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड. फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा यहां पे ड्रॉ करके दूं, पता चलेगा. क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ, तो एक्चुअली आपके 3 प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें तो उसका आपने मेन कैटेगरी बोल दिया है. एक आपका है दैट इज नथिंग बट हेल्थ केयर प्रोडक्ट है. दूसरा जो आपका है वो कौन सा प्रोडक्ट है, तो फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट है. हेल्थ केयर प्रोडक्ट आपके लिए ए था, फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए आपने बी एंड सी को क्या मान लिया, एक ही सेगमेंट. तो सिंपल आपको यहां पे 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट हो जाएगा, हेल्थ केयर एंड दूसरा हो जाएगा फूड एंड ग्रोसरी. पर 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा, उसके लिए मैं फ्रेंड्स आपको याद करो हम 3 कंडीशन चेक करते थे. एक, आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है, तो क्वेश्चन में लिखा है वो रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल है. सेकंड, सीओडीएम उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है, तो क्वेश्चन में वो भी लिखा है कि उसको सीओडीएम रेगुलरली रिव्यू करे. एंड तीसरा, सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हाँ उसका सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो भी मुझे लिखा है. कहने से तीनों 3 कंडीशन अगर फुलफिल कर दे तो वो सेगमेंट फ्रेंड्स हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट हो जाएगा. यहाँ पे 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा, एक हेल्थ केयर एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा, फूड एंड ग्रोसरी. क्वेश्चन बनाने वाले ने थोड़ी क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक किया है. चेक करो, क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट. फ्रेंड्स रिपोर्टेबल सेगमेंट के लिए तो मुझे रेवेन्यू, रिजल्ट एंड असेट का डेटा चाहिए. वैसे एक भी डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बोलने के लिए जा रहा है ना, वो किसके बारे में बात करने के लिए जा रहा है, तो वो हमको ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में बात करने के लिए जा रहा है. किसके लिए बात करने के लिए जा रहा है, तो वो हमको ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए बात करने के लिए जा रहा है. सिंपल हम यहां से रिपोर्टेबल सेगमेंट तो फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. तो अगर मैं यहां पे चेक करूं, इन दिस सिचुएशन बोथ द हेल्थ केयर एंड द फूड एंड ग्रोसरी प्रोडक्ट लाइन मेट द क्राइटेरिया for operating segment set out above. Therefore, it is likely that ABC Limited's operating segment would be classified as being healthcare and the food and grocery segment. Not every part of an entity necessarily an operating segment or part of an operating segment. For example, a corporate headquarters or some functional department may not earn revenue or may earn revenue that are only incidental to activities of the entity and would not be operating segment. For the purpose of Ind AS 108, an entity's post-employment benefit plan are not an operating segment. Clear? वो यहाँ पे कुछ काम नहीं है. मतलब एक काम करो, यहाँ से सब कुछ आपको कैंसिल कर देना है. नीचे का जो पैराग्राफ आपको जो दिया है ना, वो सब कुछ आप क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे. उसके नेक्स्ट पेज पर भी आपको जो दिया है
वो सब कुछ आप कैंसिल कर दो। परफेक्ट। चलो अब हम क्वेश्चन 4 वेरीफाई करें। X Limited is engaged in the business of manufacturing and selling papers. Varieties of paper like adhesive paper, anti-rust paper, antique paper, art paper, etc. are manufactured and sold by X Limited. Should X Limited classify the separate into a different segment? हर एक पेपर को मैं अलग अलग सेगमेंट मानूंगा। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की 3 कंडीशन थी। आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए एबल होना चाहिए, सीओडीएम उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है एंड उसकी सेपरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ऑपरेटिंग सेगमेंट मिल जाने के बाद अगर जिसके इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक सेम है उसको हम क्या करते हैं, अग्रीगेट करते हैं। एंड अग्रीगेट के लिए मैं सिंपल, मैंने आपको 5 चीज बोला था, वो तो उतना ही तो फोकस कर ही देने का। एक था नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दूसरा था नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, थर्ड इज अ टाइप ऑफ कस्टमर, फोर्थ इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड द फिफ्थ इज अ रेगुलेटरी एनवायरमेंट। कहने से यहाँ पे पेपर्स के टाइप जस्ट अलग अलग है, बाकी उसका प्रोडक्ट एंड सर्विस का नेचर देखो तो एक ही है। एंड अगर एक ही है तो उसको अलग अलग नहीं करेंगे, उसको क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देंगे। आंसर पढ़ रहा हूं, 2 or more operating segments may be aggregated into a single operating segment if the segment have the similar economic characteristics and the segment are similar with respect to various factors like nature of the product and production process, type of customer, method of distribution and the regulatory environment. In this case of X Limited, so far as varieties of paper is concerned, if all factors such as the nature of product and services, production process, type of customer, method of distribution and regulatory environment are common, there is no need to create a different segment for each type of paper. उनके वहां पे सबका कॉम्बो ही क्या हो जाएगा, एक सेगमेंट हो जाएगा। डन। चलो अब वेरीफाई करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 5। चलो फ्रेंड्स हम चेक करें क्वेश्चन नंबर 5। X Limited has identified the following business components: external segment, revenue, profit and asset। ये जो फ्रेंड्स 97 वाला जो कॉलम है ना, वो 97 वाला कॉलम आपका एक्सटर्नल का है। ये जो फ्रेंड्स आपका नील वाला जो कॉलम है ना, वो नील वाला कॉलम आपका इंटरनल का है। क्लियर। प्रॉफिट आपको दे दिया है, असेट आपको दे दिया। मेरे वहां पे 4 सेगमेंट है, एक है फार्मा, एफएमसीजी, आयुर्वेद एंड अदर्स। एंड टोटल फॉर द एंटिटी दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट वुड बी रिपोर्टेड एज पर क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन इंड AS 108। फ्रेंड्स ये थोड़ा आपको लिख के करो, चेक करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम जो वेरीफाई करने वाले हैं वो वेरीफाई करेंगे टोटल रेवेन्यू। मैं जब बोल रहा हूं टोटल रेवेन्यू, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। आपको एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल आपको क्वेश्चन में दिया है 1 करोड़ 8 लाख एंड आपको इंटरनल रेवेन्यू का टोटल दिया है, कितना दिया है, 48 लाख। तो दोनों का टोटल करूं तो मैं ऐसा बोलूं मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 1 करोड़ 53 लाख। 1 करोड़ 53 लाख का अगर 10% करे तो हम 15,30,000 हो जाएगा। अब 15,30,000 मतलब जब 97 लाख प्लस 0, वैसे दोनों कॉलम का टोटल मिला के आपका 15,30,000 होना चाहिए। तो सिंपल बोलूं, अगर मैं यहां पे वेरीफाई करूं तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फार्मा को एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब फार्मा को रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसका टोटल 15,30,000 से ज्यादा है। एफएमसीजी का टोटल जस्ट 4 लाख हो रहा है तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद का टोटल जस्ट 3 लाख हो रहा है तो उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। और अदर्स का टोटल 8 लाख प्लस 41 लाख करते हैं तो वो 49 लाख होता है, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर मैं यहां तक वेरीफाई करूं तो सिंपल बोलूं मेरे टोटल अभी रेवेन्यू के हिसाब से मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से लग रहा है, तो रेवेन्यू के हिसाब से हमारा आंसर लग रहा है फार्मा एंड दूसरा आंसर लग रहा है दैट इज नथिंग बट अदर। सेकंड क्वेश्चन में हम चेक करेंगे दैट इज नथिंग बट रिजल्ट। सबसे पहले वेरीफाई करेंगे प्रॉफिट का टोटल, उसके बाद चेक करेंगे लॉस का टोटल। क्वेश्चन देख के मुझे बताओ कि आपका प्रॉफिट का टोटल कितना दिया है, 30 लाख। अच्छा, आपका लॉस का कुछ है ही नहीं, विच एवर इज हायर करो तो कहने से आपका आंसर आएगा 30 लाख एंड 30 लाख का 10% करो तो आपका आंसर कितना होगा, 3 लाख। मतलब कोई भी सेगमेंट का रिजल्ट अगर 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड अगर उसको मैं यहाँ पे कंसीडर करूं तो सिंपल बोलो फार्मा आ जाएगा बिकॉज वो 20 लाख है। फार्मा के बाद आपका दूसरा है एफएमसीजी, उसका 250 मतलब नहीं आएगा। अदर का 2 लाख है मतलब, अरे आयुर्वेद का 2 लाख है मतलब नहीं आएगा। पर अदर का टोटल चेक करो तो अदर का टोटल है आपका 550, तो वो भी आ जाएगा। तो सिंपल अगर हम रिजल्ट के हिसाब से चेक करें तो हमारा आंसर है दैट इज फार्मा
एंड दूसरा आंसर है दैट इज नथिंग बट अदर। क्लियर। तीसरा चीज चेक करेंगे दैट इज नथिंग बट सेगमेंट असेट के बारे में। चेक करो व्हाट इज योर टोटल असेट। तो फ्रेंड्स योर टोटल असेट इज 90 लाख एंड अगर 90 लाख का अगर हम 10% करें तो हमारा आंसर आएगा 9 लाख एंड अगर 9 लाख के हिसाब से चेक करें तो सिंपल कौन कौन सा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। फार्मा इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट, फार्मा के बाद एफएमसीजी इज अगेन रिपोर्टेबल सेगमेंट। आयुर्वेद का जस्ट 4 लाख है तो आयुर्वेद को दिखाने की जरूरत नहीं है एंड अदर को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पे मैंने चेक किया तो मेरा रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन सा आया, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट फार्मा एंड एफएमसीजी। हर एक कंडीशन के बीच में और है तो हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन सा हो जाएगा, फार्मा आ जाएगा, लास्ट कंडीशन में एफएमसीजी था इसलिए वो भी आएगा एंड थर्ड कंडीशन में मतलब अदर भी था तो वो भी आ जाएगा। पर यहां से क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, साथ में ये भी वेरीफाई करेंगे कि आपके टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू का 75% रिपोर्ट हो जाना चाहिए। फ्रेंड्स कहने से मैं टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू जो 1 करोड़ 8 लाख, वो 1 करोड़ 8 लाख का अगर हम 75% अगर हम चेक करें तो आपको पता चलेगा कि आपका 81 लाख की एक्सटर्नल रेवेन्यू है। पर टेंशन मत करो, फार्मा का एक्सटर्नल रेवेन्यू चेक करो 97 लाख है तो ऑब्वियसली वो टोटल ज्यादा ही होगा। तो सिंपल आपकी 5th नंबर की कंडीशन भी वहां पे फुलफिल हो गई। फाइनली मैं बोल दूं व्हाट आर आवर रिपोर्टेबल सेगमेंट, तो कि फार्मा एफएमसीजी एंड अदर इज अवर रिपोर्टेबल सेगमेंट। आयुर्वेदा को रिपोर्टेबल सेगमेंट आप कंसीडर नहीं करोगे। परफेक्ट। अच्छा अगर अब मैं आगे जाऊं तो सिंपल आंसर कैसे होगा, एक आपको यहाँ पे वो परसेंटेज कैलकुलेट करके दिया है, एग्जाम में करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। नीचे मैं पढ़ रहा हूं, सेगमेंट फार्मा वुड सेपरेटली रिपोर्टेबल सिंस दे मीट ऑल 3 साइज क्राइटेरिया दो एनी वन क्राइटेरिया इज रिक्वायर्ड। FMCG segment does not satisfy the revenue and profit test but does satisfy the asset test, so it would be separately reportable. Ayurveda segment does not meet any threshold, it may not be classified as a reportable segment. क्लियर। तो यहां पे नीचे पढ़ रहा हूं, एन एंटिटी में कंबाइन इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेटिंग सेगमेंट दैट डू नॉट मीट द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट अदर ऑपरेटिंग सेगमेंट that do not meet the quantitative threshold to produce a reportable segment only if the operating segments have a similar economic characteristics and share a majority of the aggregation criteria. If the total external revenue reported by the operating segment constitute less than 75% of the entity's revenue, additional operating segment should be identified as a reportable segment even if they do not meet the criteria, until at least 75% of the entity's revenue is included in the reportable segment. Information about other business activities and operating segments that are not reported क्लियर। ये फ्रेंड्स है, सब कुछ पढ़ोगे नहीं तो चलेगा, आपको सिंपल अभी आंसर पता चल जाना चाहिए। फार्मा एफएमसीजी एंड आपके लिए अदर, वो आपके लिए क्या होने वाला है, रिपोर्टेबल सेगमेंट होने वाला है। मैं क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ रहा हूं, मैसेज XYZ लिमिटेड एज अ 3 segments namely X, Y and Z. The total assets of the company are rupees 10 crore. Segment X has rupees 2 crore, segment Y has rupees 3 crore and segment Z has 5 crore. Deferred tax assets included in the asset of each segment are X rupees 0.5 crore, Y rupees 0.4 crore and Z rupees 0.3 crore. Accountant contends that all 3 are reportable segment. Comment. फ्रेंड्स आपको तीन सेगमेंट का टोटल असेट दे दिया, पर टोटल असेट में प्रॉब्लम एक है कि अंदर ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स असेट इंक्लूडेड है। यू नो वेरी वेल सेगमेंट असेट में हम 3 चीज कभी भी कंसीडर नहीं करते, एक था इन्वेस्टमेंट, दूसरा था टैक्स असेट एंड तीसरा था हेड ऑफिस का असेट। तो सिंपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आंसर लिखे, सेगमेंट असेट do not include टैक्स असेट्स, मतलब वहां पे डेफर्ड टैक्स असेट कभी भी आना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स आप मेरे साथ 3 कॉलम का एक टेबल बनाओ। चार कॉलम को बना देना, वहां पे लिखो सेगमेंट, उसके बाद यहां पे लिखेंगे टोटल असेट, यहां पे मैं लिखूंगा डेफर्ड टैक्स असेट
एंड फाइनली आएगा सेगमेंट एसेट। क्लियर? चेक करो आपके पास कितने सेगमेंट थे, तो आपके पास टोटल 3 सेगमेंट थे एक्स वाई जेड, एंड जिसका आपका टोटल एसेट था 2, 3 एंड 5 करके। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सेगमेंट एक्स वाई एंड जेड, टोटल एसेट था 2, 3 एंड 5। ये जो भी अमाउंट है वो रुपीज इन करोड़ है, पर कहने से हर एक सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा डेफर्ड टैक्स एसेट इंक्लूडेड था। कितने का इंक्लूडेड था? 0.5, 0.4 एंड 0.3 का। 0.5, 0.4 एंड 0.3। इफ यू चेक टोटल 10, दिस टोटल इज 1.2। तो सिंपल 2 माइनस 0.5 तो 1.5, 3 माइनस 0.4 तो 2.6, 5 माइनस 0.3 तो 4.7, टोटल होगा 8.8। आपका मैनेजमेंट बोल रहा था कि 10 का 10% करो तो 1 हो रहा है, एंड ये चेक करो 2, 3 एंड 5 जो भी है ना, वो हर एक चीज 1 से ज्यादा है। एंड अगर हर एक चीज अगर 1 से ज्यादा है तो हम तीनों 3 को डिस्क्लोज कर देंगे। पर कहने से आपने जो डिसीजन लिया है वो 10 से लिया है। आपको जो डिसीजन लेना था ना वो 10 से नहीं लेना था, डेफर्ड टैक्स एसेट को माइनस करके 8.8 से लेना था। मतलब 8.8 का 10% करो तो कहने से आपका होता है 0.88, एंड 0.88 मतलब तीनों 3 चीज 0.88 से ज्यादा है, तो सिंपल तीनों 3 को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो सर गलत क्या हुआ? गलत वो था, वो जो डिसीजन ले रहा था वो 10 से ले रहा था, आपको डिसीजन जो लेना है वो 8.8 से लेना है। क्लियर? तो सिंपल आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ बाय द कंपनी is not correct because total segment asset is 8.8. Each segment contains 10% of total segment assets. Hence, all segments are रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्लियर? जो बोल रहे हैं वो सही है, पर उसका कैलकुलेशन था वो क्या था? गलत था। परफेक्ट। चलो याद करो, हमने बीच में क्वेश्चन को मिस कर दिया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम क्वेश्चन उसके जैसा ही मई 18 के पेपर में 10 मार्क में पूछा था, एकदम अच्छी तरह से करके जाना। क्लियर? मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन द कोटिंग इंडस्ट्री। इट्स बिजनेस सेगमेंट कंप्राइजेस कोटिंग एंड अदर कंसिस्ट ऑफ केमिकल, पॉलीमर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। Certain information for the financial year 2011-12 is given below. सेगमेंट आपको दे दिया कोटिंग एंड अदर, एक्सटर्नल सेल दे दिया, अमाउंट जो है ना ऊपर में दिया वो लैक्स में दिया 2,70,000, टैक्स 5,000, 3,000, अदर ऑपरेटिंग इनकम 40,000, 15,000 रिजल्ट दे दिया है, असेट 50,000, 30,000 एंड लायबिलिटी 30,000 एंड 10,000. Additional information. Unallocated revenue net of expenses is nothing but 30 crore. Interest and bank charges is 20 crore. Income tax expense is 20 crore. उसमें current tax 19 crore 50 lakh and the deferred tax 50 lakh. Investment 100 crores and unallocated asset again 100 crores. Unallocated liabilities, reserves and surplus, share capital are 200 crores, 300 crores and then 100 crore respectively. Depreciation amount for the coating and other are 100 crore and 10 crore and 30 crore respectively. Capital expenditure for coating and other are 50 crore and 20 crore respectively. Revenue from outside India is nothing but 300 crore and the segment asset outside India is 100 crore. Based on the above information, X Limited would disclose information about segment revenue, profit, loss, asset, liability for financial year 2011-12. सिंपल कुछ नहीं करना है, आपके वहां पे कोटिंग एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, बाकी सब कुछ आपने कहां पे डाल दिया अदर में, एक एक करके लिखना स्टार्ट करें. सबसे पहले सेल्स को पकड़े तो कोटिंग एंड एक्सटर्नल सेल्स उसका कितना हो जाएगा 2,70,000. चेक करो डायरेक्टली आंसर में, एक्सटर्नल सेल्स आपको दे दिया है कितना 2,70,000, मतलब आपका टोटल कितना हो जाएगा 2,70,000. साथ में आपको क्वेश्चन में चेक करो टैक्स दे दिया, टैक्स कितना दिया 5,000 एंड 3,000. टैक्स को मैं सेल्स में से माइनस कर दूंगा 5,000 एंड 3,000, तो सिंपल आपकी हालत क्या होगी
टैक्स को माइनस करने के बाद आपका जो भी नेट सेल्स आएगा वो कितना आएगा 1,95,000 एंड 2,62,000। क्लियर। क्वेश्चन में सेकंड आपको डेटा दिया है, दैट इज नथिंग बट अदर ऑपरेटिंग इनकम। कोटिंग का दिया है 40,000 एंड आपको अदर का दिया है 15,000, टोटल आपका हो जाएगा 55,000। ये रहा 40,000, 15,000 तो 55,000। यहां तक का टोटल करोगे तो फ्रेंड्स आपको रेवेन्यू साइड आपकी क्लियर है, टोटल रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। मतलब रेवेन्यू का रिकंसिलेशन दे दिया, सेगमेंट रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू के साथ हमने रिकंसाइल करके दे दिया। अब हम जो रिकंसाइल करते हैं वो रिजल्ट को करते हैं। रिजल्ट आपको दिया है कितना है 10,000 एंड 4,000, तो आपको सेगमेंट रिजल्ट करके लिख देना पड़ेगा 10,000 एंड 4,000। अच्छा, दूसरा चीज पॉइंट नंबर 1 में देखा, अनअलोकेटेड रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेंसेस इज नथिंग बट कितना दिया है 30 करोड़। मैं जब बोल रहा हूं अनअलोकेटेड रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेंसेस, मतलब रेवेन्यू दिया है, एक्सपेंस दिया है कि डायरेक्ट रिजल्ट ही दिया है? डायरेक्ट रिजल्ट ही दिया है। कोटिंग में लिखूं अदर में के टोटल में, तो डायरेक्टली आपको टोटल में लिखना पड़ेगा। चेक करो, हमने डायरेक्टली यहां पे टोटल में 3,000 मैंने आपको लिख के दिया है। अच्छा एक मिनट, ऊपर जो अमाउंट था ना वो इन लैक्स में था, नीचे आपको एब्सोल्यूट अमाउंट्स में दिया, मतलब सिंपल वो 30 करोड़ को लैक्स में कन्वर्ट करोगे तो आपको 3,000 आएगा। सेकंड चेक करो, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। मैंने याद करो, मैंने एकेडमिक पर्पस बोला था, सम सॉल्व करने के लिए मैं आपको रेवेन्यू में कौन सी चीज कंसीडर करने का, एक्सपेंस में कौन सा चीज, असेट में वो लिखवाया था। उसमें मैंने बोला था सेगमेंट एक्सपेंस में आप इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं लोगे, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस में कोटिंग एंड अदर में नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली कहां पे लिखूंगा टोटल में, एंड वो टोटल में मैंने लिखा तो कितना आया 2,000। ये 17,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट था। 17,000 के प्रॉफिट में से 2,000 रुपए में माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 15,000। अब 15,000 के बाद डायरेक्टली हम टैक्स पर जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, इनकम टैक्स एक्सपेंस आपको दे दिया, करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स टोटल मिला के आपको कितना दिया है, तो क्या 20 करोड़। तो 1950 एंड 50 टोटल मुझे डायरेक्टली टोटल में ही लिखना पड़ेगा। यहां पे लिख रहा हूं, देखो ये रहा 1950 एंड यहां पे है 50, तो सिंपल मेरा आंसर यहां पे कितना आ गया 13,000। मतलब मेरे यहां पे प्रॉफिट तक सब कुछ डन है। अब असेट की बात करें तो असेट आपको दिया है, कोटिंग के लिए 50,000 का असेट दिया है एंड बाकी के लिए 30,000 का, तो सेगमेंट असेट लिख दे 50,000 एंड 30,000, तो टोटल कितना आ जाएगा 80,000। कुछ अनअलोकेटेड है तो वो भी चेक कर ले। तो पॉइंट नंबर 4 पे आओ, इन्वेस्टमेंट आपको दिया है एंड अनअलोकेटेड असेट दिया है। इन्वेस्टमेंट आपको 100 करोड़ का दिया था एंड अनअलोकेटेड असेट भी 100 करोड़ का है। इन्वेस्टमेंट हम कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसको भी डायरेक्टली हम कहां पे लिखेंगे, टोटल में ही लिखेंगे। चेक करो, ये रहा इन्वेस्टमेंट हमने लिख दिया 100 करोड़, मतलब यहां पे कितना लिखा है 10,000 बिकॉज अमाउंट इन लैक्स में। क्लियर। अनअलोकेटेड असेट, हाँ सॉरी यहां पे अमाउंट प्रिंट नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आप यहां पे लिखो तो क्लियर। तो 80,000 प्लस 10,000 90,000, 90,000 प्लस 10,000 करोगे तो हमारी असेट साइड का टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, लाख रुपए। लाख रुपए भी आपको साथ साथ में लिख लेना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे लाख रुपए फाइनली हमारे वो मैच है। नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करें तो आपको क्वेश्चन में लायबिलिटी का भी डेटा दे दिया है। चेक करो आपको लायबिलिटी कितना दिया है 30,000 एंड 10,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लायबिलिटी साइड, ये रहा, ये एक्चुअली 3,000 नहीं है 30,000 है, चेक कर लेना। 30,000 एंड 10,000 तो वो कितना हो जाएगा 40,000। अब एक पॉइंट नंबर 5 में बहुत कुछ दिया था, अनअलोकेटेड लायबिलिटी, रिजर्व सरप्लस एंड आपको शेयर कैपिटल कितना दिया है 200 करोड़, 300 करोड़, 100 करोड़। वो डायरेक्टली सब कुछ कहां पे चला जाएगा, टोटल में चला जाएगा। चेक कर दो, ये टोटल में चला गया, तो सिंपल यहां तक आपका सब कुछ डेटा मैच है। लाख रुपए के सामने लाख रुपए भी मैच था। क्लियर। आपको कुछ मटेरियल इंफॉर्मेशन मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट्स लिखवाया, तब मैंने बोला था अगर मटेरियल है तो डिस्क्लोज करने का, तो आपको बोला है डेप्रिसिएशन कोटिंग का था कुछ 10 करोड़ एंड इसका था 30 करोड़। यहां पे आपको देख लिया है डेप्रिसिएशन 10 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपको दे दिया। एंड सेकंड चीज आपने एक्सटर्नल रेवेन्यू से कितना कमाया। क्लियर। ये सब कुछ अगर मटेरियल है तो ही डिस्क्लोज करना है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। नीचे में लाइन 3 नोट लिखा है, वो एक बार आपको पढ़ के समझा दूं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन लाइन विथ इंड AS 108 टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन द इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। हम यहाँ पे मैनेजमेंट अप्रोच फॉलो करें इसीलिए। सेगमेंट रेवेन्यू, रिजल्ट्स, असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूड the respective amount identified to each of the segment. Unallocated assets include unallocated fixed asset and other current asset. Unallocated liability include unallocated current liability and the net deferred tax liability. Clear. DTA deferred tax हम कभी भी कोई particular segment को bifurcate नहीं कर सकते। Corresponding figures for the previous year have not been provided. However, in practical scenario, the corresponding figure would need to be given. आपको practical case में
प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करें, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम का अगले दिन पढ़ के जाने का। एन एंटरप्राइज ऑपरेट्स थ्रू 8 सेगमेंट, नेमली ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सेगमेंट इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अमाउंट इन 1000 दिया है। सेगमेंट रेवेन्यू, एक्सटर्नल सेल, इंटर सेगमेंट सेल इन द टोटल रेवेन्यू। सेगमेंट रिजल्ट दे दिया है, सेगमेंट असेट दे दिया है। गिव एन एडवाइस विच सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेड। कौन से सेगमेंट को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आराम से हो जाएगा। चलो हम क्वेश्चन नंबर 7 चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 में कहने से हम सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। आपको लिखना है, आंसर अंदर दिया नहीं है। फर्स्ट कंडीशन में कहने से फ्रेंड्स मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू। मैं जब बोल रहा हूं टोटल रेवेन्यू मतलब फॉर द फर्स्ट कंडीशन मुझे चाहिए इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू, जो आपको दे दिया है कितना है 600। 600 का अगर आप 10% करो तो कहने से आपका आंसर आना चाहिए 60। चेक कर लो कौन से सेगमेंट का रेवेन्यू 60 और 60 से ज्यादा है। ऑब्वियसली ए डिस्क्लोज करोगे यस, बी यस, सी नो, डी नो, ई नो, एफ नो, जी नो एंड एच बी नो। तो सिंपल, व्हाट आर आवर रिपोर्टेबल सेगमेंट एज पर द फर्स्ट कंडीशन? माय रिपोर्टेबल सेगमेंट इज ए एंड बी। क्लियर? सेकंड कंडीशन फ्रेंड्स, ये थोड़ा फर्स्ट टाइम कर रहे हो एकदम ध्यान से। सेकंड कंडीशन हम यहां पे क्या चेक करते थे? रिजल्ट चेक करते थे। रिजल्ट के लिए सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़े प्रॉफिट एंड उसके बाद आपको टोटल लेना पड़े लॉस। क्लियर? मुझे इतना बता दो आपका प्रॉफिट का टोटल कितना है, तो चेक करें। 5 + 15 20 + 8 28 + 5 33 + 7 तो 40। कहने से फ्रेंड्स हमारा टोटल प्रॉफिट होगा 40। साथ में मुझे आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारा लॉस कितना है। 90 + 5 95 + 5 कहने से 100। हमको टोटल के साथ कोई लेना देना नहीं है। विच एवर इज हायर, एंड अगर हम हायर सिलेक्ट करेंगे तो कहने से फ्रेंड्स हमारा हायर होगा 100। एज पर मैथ्स इट्स 100, पर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में लेते हैं, मतलब साइन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 100 का अगर मैं 10% करूं तो कहने से 10 आएगा। अब हम चेक करेंगे व्हाट आर अवर रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्लियर? ए नो बिकॉज वो 10 से कम है, बी यस, सी यस, डी नो, ई नो, एफ नो, जी नो, एच नो। तो सिंपल हमारे वहां पे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन सा हो गया, यहां पे आंसर आ जाएगा बी एंड सी। क्लियर? तीसरी कंडीशन फ्रेंड्स हमको चेक करना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट हमारा सेगमेंट का असेट। चेक कर लो व्हाट इज योर टोटल असेट। तो कहने से फ्रेंड्स योर टोटल असेट इज 100 एंड आपको करना है दैट इज नथिंग बट 100 का 10% 10। मुझे ये बता दो कौन से सेगमेंट का असेट 10 और 10 से ज्यादा है। ए यस, बी यस, आपका सी नो, डी नो, ई नो, एफ नो, जी नो, एच बी नो। क्लियर? तो हमारे वहां पे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? ए बी डी। तो अगर हम यहां पे चेक करें, अभी तो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा जो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा ना वो कौन कौन सा होगा? ए बी सी डी। पर साथ में आपको ये चेक करना पड़ेगा व्हाट इज योर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू। योर टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू इज 400। क्लियर? अच्छा, रिपोर्टेबल एक्सटर्नल रेवेन्यू मतलब सिंपल इंड एस 108 ऐसा बोल रहा है कि रिपोर्टेड सेगमेंट के एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल 400 का 75% मतलब 300 हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली हमको यह चेक करना पड़ेगा एक्सटर्नल रेवेन्यू ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट इज इक्वल टू ए का प्लस बी का प्लस सी प्लस डी। फ्रेंड्स कहने से ए का एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल 0 था, प्लस 255 प्लस 15 प्लस 10 मतलब कहने से एक्सटर्नल रेवेन्यू का टोटल हो रहा है 280। मुझे चाहिए कितना? 300, बट हो रहा है कितना? 280। तो सिंपल मेरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो मैनेजमेंट में सिलेक्ट एनी सेगमेंट एज रिपोर्टेबल सेगमेंट।
एंड हमको कैन आई सेट कितना चाहिए, 20 चाहिए। तो हियर वी आर सिलेक्टिंग, हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 280 होगा, 300 चाहिए, तो एक काम करो जी को ले लो तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो वी आर सिलेक्टिंग जी। तो फाइनली आपको पता चले तो आपका यहां पे रिपोर्टेबल सेगमेंट का आंसर कितना होगा, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट का आंसर होगा ए बी सी डी एंड जी। क्लियर। 5 कंडीशन में एक बार फिर से याद करवा दूं। मेरा सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% है, उनसे ज्यादा होना चाहिए। रिजल्ट चेक करना है इन एब्सोल्यूट टर्म, उसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले प्रॉफिट का टोटल करोगे, बाद में लॉस का टोटल करोगे, विच एवर इज हायर सिलेक्ट करने का, जो हायर आया उसका 10%। तीसरी कंडीशन, आपका सेगमेंट का असेट टोटल असेट का 10% है, उनसे ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन, मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंश्योर दैट at least 75% of external revenue should be reported. Like in this case हमारे वहां पे external revenue था 400 का 75% करो तो 300 हो जाना चाहिए, पर यहां पे टोटल हो रहा है 280, मतलब कहने से कम है। एंड अगर कम है तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो हमने किसको सिलेक्ट कर लिया, जी। तो हमारे वहां पे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी डी एंड जी। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन 8। एबीसी लिमिटेड अप्लाइंग इंड AS 108 फर्स्ट टाइम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31st March 2017. This will cause changes in the identification of the company's reportable segment and require additional disclosure. Comment on whether ABC Limited should restate the comparative information. हुआ क्या, तो आपका कंपनी के रिपोर्टेबल सेगमेंट का कुछ चेंज हो गया। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रिस्टेट करना पड़े। तो मैं आपको समझाऊं इंड AS 108 क्या बोल रहा था। आपका सीओडीएम चेंज हो रहा है या आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट चेंज हो रहा है। सीओडीएम चेंज होगा तो फुल चांसेस है कि आपका ऑपरेटिंग सेगमेंट भी चेंज होता है। ऑपरेटिंग सेगमेंट चेंज होने की वजह से कहने से करंट ईयर में आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट का भी आंसर कुछ अलग आएगा। एंड अगर आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट का भी आंसर कुछ अलग आया तो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को आपको रिस्टेट करना ही पड़े, यू हैव नो चॉइस। पर वहां पे लिखा है कि प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है एंड वो इंफॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए आपका टाइम एंड कॉस्ट बहुत एक्सेस है, तो उसको रिस्टेट नहीं करोगे तो चलेगा। पर अगर आप रिस्टेट नहीं कर रहे हो तो नोट्स टू अकाउंट्स में वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि हमने हमारा सेगमेंट चेंज किया है तो भी हमने हमारी प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रिस्टेट नहीं किया है। वो फैक्ट आपको कहां पर डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो अगर मैं आंसर पढ़ूं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन फॉर द ऑल द पीरियड्स प्रेजेंटेड शुड बी रिस्टेट in conformity with Ind AS 108. If the necessary information is not available and cost to develop it would be excessive, this fact should be disclosed. Next question, question number 9. Is the identity of the customer which account for more than 10% of the entity's revenue required to be disclosed? एक ऐसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको मेजर कस्टमर के नाम से लिखवाया था। अगर आप करंट ईयर में आपका टोटल सेल्स का 10% या उनसे ज्यादा सेल कोई एक ही एंटिटी को कर रहे हो तो वो फैक्ट आपको डिस्क्लोज करना है कि करंट ईयर में हमने हमारा टोटल सेल्स का 10% है उनसे ज्यादा सेल कोई एक ही एंटिटी को किया था एंड वो प्रोडक्ट और सर्विस कौन से सेगमेंट को बिलोंग करती है, वो आइडेंटिटी दिखाना था। पर उसमें वो कस्टमर का कुछ आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। कस्टमर का नाम तो लिखना ही नहीं है, कस्टमर का नाम नहीं, आपकी इच्छा होती है तो पैन भी नहीं, जीएसटी नंबर नहीं, कुछ नहीं, कस्टमर का एक भी हम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने वाले नहीं है। तो सिंपल अगर मैं आंसर यहां पे चेक करूं, नो अकॉर्डिंग टू पैरा 34 ऑफ इंड AS 108 द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ सच कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्क्लोजर ऑफ ओनली द अमाउंट ऑफ सेगमेंट टू विच इट रिलेट्स इट्स सफिशिएंट। क्लियर, कौन से सेगमेंट के साथ वो रिलेटेड था उतना ही दिखाना है, बाकी कस्टमर का आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 हम पढ़े। एन एंटिटी यूजेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंटरीज एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। अंडरलाइन कर दो एक मिनट, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला किसके लिए, तो फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। बट द रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड टू सीओडीएम, जब आप चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को देते हो, यूज
वो कौन सी मेथड फॉलो कर रहा है? तो वो जो कर रहा है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कर रहा है. फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेगमेंट ऑपरेशन, which cost formula should be used for Ind AS 108 disclosure purpose? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्क्लोजर नहीं, Ind AS 108 जब सेगमेंट इंफॉर्मेशन लिखो तो कौन सी फॉर्मूला के हिसाब से स्टॉक दिखाना है? तो जो सीओडीएम यूज करे, एंड सीओडीएम इन दिस केस कौन सा कर रहा था? फीफो. तो आपको फीफो के हिसाब से दिखाना पड़ेगा. ऑब्वियसली आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो दिखाया है और यहाँ पे जो है वो दोनों अलग है. दोनों अलग है तो प्रॉफिट भी अलग आएगा. उसका रिकंसिलेशन आपको नोट्स टू अकाउंट्स में प्रेजेंट करना पड़ेगा. क्लियर? आंसर पढ़ रहा हूं. द एंटिटी शुड यूज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ये कौन सी मेथड हुई? सीओडीएम जो यूज कर रहा था वो. फॉर इट्स Ind AS 108 डिस्क्लोजर, इवन दो इट यूजेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग इन्वेंट्रीज फॉर इंक्लूजन इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, where chief operating decision maker use only one measure of segment asset, same measure should be used to report the segment information. Accordingly, in the given case, the method used in preparing the financial information for the chief operating decision maker should be used for reporting under Ind AS 108. However, important लिखा है, reconciliation between the segment results and result as per the financial statement needs to be given by the entity in the segment report. क्लियर? मैंने जब यस्टरडे वाला लेक्चर स्टार्ट किया था ना, वहां पे मैंने एक लाइन बोला था, आपको रिपोर्ट ऐसे करना है कि वो आपका जो स्टेक होल्डर है ना वो डिसीजन ले पाए फ्रॉम द आईज ऑफ मैनेजमेंट. अपना नहीं सोचना है. मैनेजमेंट जिस नजरिए से बिजनेस को दिख रहा है उसी नजरिए से मुझे यहां पे सेगमेंट इंफॉर्मेशन को भी प्रेजेंट करना पड़ेगा. डन? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 मैं पढ़ रहा हूं. ABC Limited has a 5 operating segment, namely A, B, C, D, and E. The profit or loss of respective segment for the year ended 31st March 2011 are as follow. Profit and loss आपको दे दिया है. Based on the quantitative threshold, which of the above segment A to E would be considered reportable segment for the year ending 31st March 2011? आपको यहाँ पे जो भी डिसीजन लेना है वो जस्ट रिजल्ट को कंसीडर करके ही डिसीजन लेना है. रीजन, क्वेश्चन में आपके पास रेवेन्यू एंड असेट का कोई डेटा नहीं है. क्लियर? तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले चेक करें क्वेश्चन नंबर 11. याद करो, जब भी रिजल्ट की बात आती है तो सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे कि व्हाट इज आवर प्रॉफिट्स टोटल, व्हाट इज आवर टोटल लॉस, एंड उसका हम डिस्क्लोजर 10% कर देंगे. क्लियर? तो प्रॉफिट की बात करें तो 780 प्लस 1500 प्लस 6000, कैलसी लो. 780 plus 1500 plus 6000. So friends, if you check total profit, your total profit is nothing but 8280. Next हम check करेंगे, that is our loss. Loss is nothing but 2300 plus 4500. 2300 plus 4500. So total loss is nothing but 6800. Whichever is higher करेंगे तो simple friends 8280 आएगा, और 8280 का 10% करो तो 828 आएगा. तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि व्हाट आर योर रिपोर्टेबल सेगमेंट, जिसका भी आंसर 828 से ज्यादा है. ए का 780 मतलब ए इज नो, बी यस डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सी बी यस, डी बी यस एंड ई बी यस. सिंपल मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा बी, सी, डी एंड ई. उतने मेरे लिए क्या हो जाएगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट. अगर मैं उसका आंसर पढ़ूँ, प्रॉपर अंदर लिख के दिया, विथ रिगार्ड टू द क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड टू डिटरमाइन द रिपोर्टेबल सेगमेंट relevant in context of the instant case, paragraph 13b of Ind AS 108 may be noted, which provides as follows. The absolute amount of its reported profit or loss is 10% or more of the greater, matlab higher, in absolute amount of first, the combined reported profit of all operating segment that did not report a loss, and second, the combined reported loss of all operating segment that reported a loss. In compliance with Ind AS 108, the segment profit or loss of respective segment will be compared with the greater of the following. First, all segment in profit, that is A, B and E, हमने टोटल किया था 8280 करोड़. Second, all segment in loss, that is C and D, जिसका टोटल था 6800. Greater of the above, that is something but 8280. एंड अगर इन लोगों ने परसेंटेज निकाले, पर अगर हम परसेंटेज ना निकाले तो सिंपल हमारे लिए यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हो जाएंगे? तो हमारे लिए यहाँ पे रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा दैट इज समथिंग बट बी, सी,
D and E. Clear? Hence B, C, D and E are our reportable segment. Perfect. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करें. दैट इज नथिंग बट एडवांस्ड होमवर्क में क्वेश्चन दिया है, वो हम पढ़ रहे हैं. SIDS Limited is operating in oil industry. The business segment comprises crushing and refining. Certain information for the financial year 17-18 is given below. Amount in lakhs में दिया है. Crushing, refining. याद आया क्वेश्चन नंबर 2 करवाया था, उसके जैसा ही है. External sales, tax, other operating income, result, assets and liabilities. Additional information. Unallocated revenue net of expenses is nothing but 1500. Interest and bank charges 1000. Income tax expenses of 1000, current tax 975 and the deferred tax 25. Investment 5000 and unallocated asset 5000. Unallocated liability, reserves and surplus share capital are 10,000, 15,000 and 5,000 respectively. Depreciation amounts for crushing and refining are 500 and 150 respectively. ऊपर जैसा सिर्फ अमाउंट चेंज है. Revenue from outside India is 15,000. Segment assets outside India 5,000. Based on the above information, how SIDS Limited would disclose information about reportable segment, revenue, profit or loss, assets and liabilities for financial year 17-18. मैंने बोला था जो आपको मई 18 के पेपर में पूछा था वो सेम क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ. सिंपल आपको क्रशिंग एंड रिफाइनिंग से स्टार्ट करना है. बोलो सबसे पहले क्या करूंगा. एक्सटर्नल सेल लिख दो 1,35,000. स्पीड में जा रहा हूँ, टोटल लगा रहा हूँ 1,35,000, टोटल 135. उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, टैक्स को माइनस करना पड़ेगा 2500 एंड 1500. यस यहाँ पे मैं टैक्स को माइनस करूँ 2500 1500, टोटल 4000. टैक्स को माइनस करने के बाद मुझे यहाँ पे मेरा नेट सेल्स मिल जाएगा. क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग इनकम दे दिया है कितना, 20,000 एंड 7,500 एंड 20,000 एंड 7,500 तक कर दो तो आपको यहां तक का टोटल रेवेन्यू साइड मिल गया है. अब स्टार्ट करेंगे रिजल्ट. रिजल्ट दिया है 5,000 एंड 2,000, मतलब टोटल सेगमेंट रिजल्ट का टोटल कितना हो जाएगा 7,000. नीचे आपको एक अनअलोकेटेड रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेंसेस दिया था, चेक करो पॉइंट नंबर 1 में. सॉरी पहले से अंडरलाइन कर दिया. अनअलोकेटेड रेवेन्यू जो नेट ऑफ एक्सपेंसेस दिया था एंड वो फ्रेंड्स कितना था, तो क्या 1500. तो ये रहा मेरा 1500, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं. उसके बाद चेक करो आपको बोला है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, वो यहां से माइनस करेंगे, मतलब 7,000 प्लस 1500 करेंगे तो सिंपल हमारा कितना हो जाएगा 8,500. 8,500 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, तो बैंक चार्जेस माइनस करें 1,000, तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना हो जाएगा 7,500. क्लियर. 7,500 में से भी मुझे टैक्स माइनस करना पड़ेगा. चेक करो टैक्स का फिगर दिया 1,000, उसमें से करंट टैक्स 975 एंड डेफर्ड टैक्स कितने का 25. वो दोनों माइनस कर दे. ये रहा 975 एंड 25, तो सिंपल आपको ये मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड वो कितना हो जाएगा 6,500. मतलब आपने रिजल्ट को भी रिकंसाइल करके दे दिया. सेगमेंट असेट का डेटा निकालो तो सेगमेंट असेट कितना है 25,000 एंड 15,000. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेगमेंट असेट 25,000 15,000 तो कितना हो जाएगा 40,000. बहुत सारी असेट ऐसी है जो अनअलोकेटेड है. एक तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली टोटल में चला जाएगा 5,000 एंड अनअलोकेटेड असेट भी डायरेक्टली कहाँ पे चला जाएगा टोटल में 5,000. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये रहा 5,000 एंड ये भी कितना था 5,000. तो इफ यू चेक टोटल असेट 50,000 हो जाएगा. आगे जो क्वेश्चन किया था ना उनसे हाफ अमाउंट है. इतना शांति से सुन रहे हो वो बोल दो. क्लियर. लायबिलिटी के लिए चेक करो तो सेगमेंट लायबिलिटी आपको दे दिया 15,000 एंड 5,000 एंड उसके बाद वो 3 चीज दिया था, मतलब ये रहा 15,000 5,000 20,000. बाद में 3 चीज कौन सी थी, तो कि एक था अनअलोकेटेड लायबिलिटी, एक था शेयर कैपिटल एंड एक था कौन सा रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो फाइनली इसका भी टोटल मिल गया एंड बाकी की जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. डन फ्रेंड्स. तो फाइनली हम यहाँ पे इंड AS 108 को खत्म कर रहे हैं. मैं एक बार लास्ट टाइम आपको इंड AS 108 पूरा समझा दूं. इंड AS 108 का नाम था ऑपरेटिंग सेगमेंट. उसके रिलेटेड हमारे पास जो था वो AS 17 था, सेगमेंट रिपोर्टिंग. AS 17 थंब बेस्ड रूल पर चल रहा था. इंड AS 108 पूरा मैनेजमेंट अप्रोच पर चल रहा है. मैनेजमेंट जिस नजरिए से बिजनेस को देख रहा है उसी डायरेक्शन में मुझे उसका क्या करना है, डिस्क्लोजर भी देना पड़ेगा. स्कोप डिसाइड किया था. अगर आपकी कंपनी को स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है तो CFS में मैंडेटरी, पर SFS में आपके लिए क्या होगा, ऑप्शनल होगा. अगर आपकी कंपनी को CFS एप्लीकेबल ही नहीं है तो CFS में नॉट एप्लीकेबल, पर SFS में मैंडेटरी. अगर कोई भी वॉलंटरली इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसका टाइटल आप सेगमेंट इन्फॉर्मेशन तभी लगा सकते हो अगर आपने क्या किया है, इंड AS 108 के रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है. पूरे इंड AS को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था. Identify the CODM, identify the operating segment, identify the reportable segment and last step is disclosure. CODM Chief Operating Decision Maker, वो एक कोई स्पेसिफिक टाइटल या पर्सन नहीं है, वो एक फंक्शन है.
नेसेसरली मुझे पूछो तो CEO या COO आपके वहाँ पे अब CODM हो सकता है, नॉट श्योर पर हो सकता है। अच्छा, उसका काम क्या है? जो रिसोर्सेज को अलोकेट कर रहे हैं ना, फाइनली ऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग का पावर है। इट मे बी अ सिंगल पर्सन और इट मे बी अ ग्रुप ऑफ पर्सन। हितेश सर हमारे वहाँ पे डिसीजन ले तो हितेश सर इज द CODM। डायरेक्टर्स की टीम अगर डिसीजन ले तो डायरेक्टर्स की टीम इज द CODM। डायरेक्टर की टीम का डिसीजन हितेश सर अगर ओवररूल कर दे तो हितेश सर इज द CODM। डायरेक्टर्स की टीम का डिसीजन हितेश सर जस्ट रिव्यू करें एंड सजेशन दे तो अगेन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टर की टीम इज अ CODM। उसके बाद हमने बोला था ऑपरेटिंग सेगमेंट, कोई भी चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट तब भी हो सकता है अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल कर दे। आपका सेगमेंट रेवेन्यू अर्न करने के लिए बोलना चाहिए, रेवेन्यू नहीं जस्ट एक्सपेंस होगा तो भी चलेगा, और इसीलिए हमने R&D सेगमेंट को एक एक्सपेंस माना था। CODM उसको रेगुलरली रिव्यू कर रहा है एंड उसका सेपरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तीन का आंसर अगर यस मिल रहा है तो वो चीज आपके लिए सेगमेंट हो सकता है, बाकी वो सेगमेंट होने वाला नहीं है। पर अगर बहुत सारे सेगमेंट को अग्रीगेट करना है तो भी कर सकते हो। कब? अगर उसका नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, टाइप ऑफ कस्टमर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट अगर सिमिलर है, मतलब सिमिलर इकोनॉमिक एनवायरमेंट है, तब उसको कंबाइन भी कर सकते हो। जितने भी सेगमेंट आइडेंटिफाई किया सबको डिस्क्लोज नहीं करना है, उसके लिए मैंने 5 कंडीशन सिखाई थी। फर्स्ट कंडीशन, आपका सेगमेंट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल का 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए। आपका सेगमेंट का रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म 10% या उनसे ज्यादा होना चाहिए, बट 10% कितना, किसका? तो हर एक सेगमेंट के प्रॉफिट का टोटल, हर एक सेगमेंट का लॉस का टोटल, विच एवर इज हायर उसका 10%। मेरा सेगमेंट का असेट, टोटल असेट का 10% है उनसे ज्यादा होना चाहिए। मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन से किसी को भी ऐड कर सकता है एंड इंश्योर दैट एट लीस्ट 75% ऑफ एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। अगर वैसा नहीं होता है तो मैनेजमेंट किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। कोई भी सेगमेंट प्रीवियस ईयर में 10% वाले क्राइटेरिया में था, करंट ईयर में नहीं है, तो भी डिस्क्लोज तो कर ही देने का। फॉर एकेडमिक पर्पस मैंने बोला था 3 चीज याद रख के जाना जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया था। सेगमेंट रेवेन्यू में 2 चीज नहीं लेने का, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। एक्सपेंस में 4 चीज नहीं लेने का, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, हेड ऑफिस एक्सपेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। असेट में 3 चीज नहीं लेने का, इन्वेस्टमेंट, टैक्स असेट एंड HO का असेट। डिस्क्लोजर की बात करें तो आपको एक रिकंसिलेशन देना पड़ेगा। सेगमेंट रेवेन्यू का टोटल रेवेन्यू के साथ, सेगमेंट एक्सपेंस का टोटल एक्सपेंस के साथ, सेगमेंट रिजल्ट का टोटल रिजल्ट के साथ, सेगमेंट असेट का टोटल असेट के साथ एंड सेगमेंट लायबिलिटी का टोटल लायबिलिटी के साथ। करंट ईयर में अगर आपने 10% है उनसे ज्यादा सेल को एक ही पार्टी को किया है तो वो फैक्ट दिखाना है, उसका आइडेंटिटी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। CODM अगर कुछ अलग मेथड फॉलो कर रहा है फॉर सम कैलकुलेशन और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ अलग है, सेगमेंट इंफॉर्मेशन CODM जो यूज कर रहा था उसके हिसाब से आपको देना है। पर यस, उसका रिकंसिलेशन भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आपका CODM चेंज हो जाए, आपका सेगमेंट चेंज हो जाए तो आपको प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को रिस्टेट करना ही पड़ेगा। पर अगर उसका टाइम एंड कॉस्ट ज्यादा है तो रिस्टेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। फाइनली हम इंडेक्स 108 यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नया इंडेक्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.